चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के हवाले से हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल थे। वन इज डेफरल मेथड एंड द सेकंड वन इज रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड। कल की क्लास में हमने डेफरल मेथड को ओवरऑल समझा था कि डेफरल मेथड में आपके पास जो फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और चेंजेस इन नेट एसेट्स प्रिपेयर होंगे, उनमें क्या क्या चीजें कहां कहां पे प्रेजेंट हो रही होगी, इसके हवाले से हमने चीजें कवर की थी टुगेदर विद द प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज की क्लास में हमने आईकेप के एक पास पेपर का क्वेश्चन देखना है। स्प्रिंग 2022 की अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 2 या 3 टेस्ट किया गया था। 10 मार्क की वेटेज थी सवाल की मेहताब वेलफेयर लिमिटेड के नाम से। हमारे पास जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास पेपर्स का हैंडआउट है, इस हैंडआउट का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। स्प्रिंग 2022 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2 या 3 है। ये 10 मार्क की वेटेज है मेहताब वेलफेयर लिमिटेड, मेहताब वेलफेयर हॉस्पिटल के नाम से। तो मैं सवाल को पहले रीड करता हूं, फिर हम इसे सवाल की पहले रिक्वायरमेंट रीड करता हूं, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। कहता है प्रिपेयर द फॉलोइंग यूजिंग द डेफरल मेथड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2021। इस सवाल की रिक्वायरमेंट में हमसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट मांगी गई है, लेकिन डेफरल मेथड में या इवन एज वेल एज रिस्ट्रिक्टेड मेथड में जो हमारे पास बैलेंस शीट पे डिफरेंट तरह के फंड्स का ब्रेकअप आ रहा होता है, डिफरेंट तरह के फंड्स का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होता है, और वो जो डिफरेंट तरह के फंड्स का क्लोजिंग बैलेंस है वो अल्टीमेटली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स के नेट फंड से लेकर आ रहे होते हैं। तो वर्किंग पर्सपेक्टिव से हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट फंड या नेट एसेट्स भी यहाँ पे ड्रॉ करना ही पड़ जाएगा। एनीवे, सवाल को रीड करते हैं। कहता है फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेहताब वेलफेयर हॉस्पिटल एज ऑन 31 दिसंबर 2021। हमारे पास कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है 335 मिलियन, कैश एंड बैंक है 60 मिलियन, क्लोजिंग इन्वेंट्री मेडिसिन एंड सप्लाईज 14 मिलियन, कंट्रीब्यूशन रिसीव 281 मिलियन, जनरल फंड एज एट 1 जनवरी 2021। साल के शुरू में हमारे पास जनरल फंड्स का बैलेंस आ रहा है 332, मेडिकल इक्विपमेंट 320 और 100। अब मेडिकल इक्विपमेंट का जो अमाउंट है वो डेबिट में भी आ रहा है, क्रेडिट में भी आ रहा है। सर जो डेबिट में अमाउंट आ रहा है वो बेसिकली इसकी कॉस्ट होगी, और जो क्रेडिट में अमाउंट आ रहा है वो इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा। हमारे पास मेडिसिन एंड सप्लाईज यूज्ड आ रहा है, अदर एक्सपेंडिचर्स आ रहा है, पेबल रिसर्च कॉस्ट, रिस्ट्रिक्टेड फंड एज एट 1 जनवरी 2021 आ रहा है, और सैलरीज आ रही है। तो अपेरेंटली ट्रायल बैलेंस को देखकर हमारे पास कुछ बैलेंस शीट की चीजें, कुछ इनकम एंड एक्सपेंडिचर की चीजें और फंड्स की इंफॉर्मेशन देखकर हमें अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि हमारे पास दो तरह के फंड्स है सवाल में, एक जनरल फंड है और एक रिस्ट्रिक्टेड फंड है। फॉर द टाइम बीइंग अभी इंडोमेंट फंड का कोई जिक्र नहीं आया। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहता है द ब्रेकअप ऑफ रिस्ट्रिक्टेड फंड बैलेंस इज एज फॉलो। हमारे पास जो रिस्ट्रिक्टेड फंड का बैलेंस आ रहा है 180, इसका में इन्होंने ब्रेकअप दिया है कि एक हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड है, कंट्रीब्यूशन रिसीव फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग दैट इज 120, और एक रिसर्च फंड है। As per the resolution of the board of trustees, MWH is required to allocate 20% of the surplus of each year to the research fund। यानी कि जो रिस्ट्रिक्टेड फंड है यहाँ पे अपेरेंटली वो भी दो तरह के हैं, एक एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड जो कि हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड्स की तरफ हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड है, और एक इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड के हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने डिसाइड किया है कि हर साल जो भी हमारा सरप्लस होगा उसका 20% हम रिसर्च फंड में जो है ना प्लॉट कर रहे होंगे। अब एक चीज यहाँ पे गौर करने की है कि जो जनरल फंड का ओपनिंग है वो तो हमारा फंड का ओपनिंग है, जो रिसर्च फंड का ओपनिंग है वो भी हमारा फंड का ओपनिंग है, लेकिन जो हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड का ओपनिंग है, अगर हम थोड़ा सा रेवेन्यू रिकॉग्निशन अंडर डेफरल मेथड जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसका रिकैप करें, तो हमने कहा था कि जो भी आपके पास कंट्रीब्यूशंस होंगे वो तीन तरह के होंगे, या तो इंडोमेंट या रिस्ट्रिक्टेड या जनरल अनरिस्ट्रिक्टेड। सर जो इंडोमेंट फंड का कंट्रीब्यूशन होता है उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते, उसे हम डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में दिखा रहे होते हैं। जो रिस्ट्रिक्टेड फंड या रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन होती है वो भी दो तरह की होती है, फॉर द परचेज, फॉर द एक्सपेंसेस और फॉर द एसेट। अगर तो ये रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन या रिस्ट्रिक्टेड फंड फॉर द एक्सपेंसेस है, इसमें दो बातें होंगी, आइदर फॉर करंट ईयर एक्सपेंस, आइदर फॉर फ्यूचर ईयर एक्सपेंस। अगर तो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर करंट ईयर एक्सपेंस है, इससे आप करंट पीरियड में ही रेवेन्यू का पार्ट बना देते हो, इनकम का पार्ट बना देते हो।
अगर रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर फ्यूचर ईयर एक्सपेंसेस है तो आप इस रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन को डेफर करते हो, यानी कि अपने पास एज अ डेफर्ड लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हो, और जिस पीरियड में वो फ्यूचर एक्सपेंस इनकर होता है उस पीरियड में उस डेफर्ड लायबिलिटी को आप अमोर्टाइज करके इनकम का पार्ट बना देते हो। सेम वैसे ही जैसे हम IAS 20 में गवर्नमेंट ग्रांट फॉर एक्सपेंसेस को अकाउंट फॉर करते थे। इसी तरह से अगर आपके पास रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर एसेट हो तो इसमें भी दो बातें थी, आइदर फॉर डेप्रिशिएबल एसेट, आइदर फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। अगर रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर डेप्रिशिएबल एसेट है तो इसे भी हम डेफर करते थे, यानी कि ऐसा लायबिलिटी रिकॉर्ड करते थे, और जैसे जैसे फिर हमारा डेप्रिशिएबल एसेट डेप्रिशिएट होता था वैसे वैसे हम अपनी डेफर्ड लायबिलिटी को या डेफर्ड कंट्रीब्यूशन को अमोर्टाइज करके इनकम का पार्ट बना रहे होते थे। तो यानी कि जो हॉस्पिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है ये एक तरीके से आपकी डेफर्ड कंट्रीब्यूशन या डेफर्ड लायबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे जैसे हमारी बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी वैसे वैसे ये फंड हमारा इनकम का पार्ट बनता जाएगा। फिर कहता है कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड इंक्लूड 55 मिलियन रिसीव फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल। 55 मिलियन का कंट्रीब्यूशन ऐसा है जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल के अगेंस्ट है। ड्यूरिंग द ईयर MWH has also received material having fair value of 65 million for hospital building which has not been recorded in the books। कह रहा है हमारे पास अगर आप ट्रायल बैलेंस में देखें ना तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आ रहा है साल के स्टार्ट में 335। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है कि इसके अलावा हमें 65 मिलियन का मटेरियल भी किसी ने डोनेट या किसी ने कंट्रीब्यूट किया हॉस्पिटल बिल्डिंग के लिए जिसे हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। देखिए कंट्रीब्यूशन या डोनेशन जरूरी नहीं है कि कैश की मद में हो, डोनेशन या कंट्रीब्यूशन आपकी नॉन कैश किसी एसेट की या मटेरियल की फॉर्म में या इन काइंड की फॉर्म में हो सकती है। इस केस में हम सिंपली क्या करते हैं कि उस मटेरियल को इस इन काइंड कंट्रीब्यूशन को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं इनिशियली। MHS completed the construction of a hospital building on 1st April 2021। हमने 1st April 2021 पे बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर लिया है। Depreciation is to be charged as follow: hospital building 5% straight line and other fixed asset 10% reducing balance method। तो बड़ी लिमिटेड सी एडजस्टमेंट्स है हमारे पास और एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस है जिसमें बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की चीजें आ रही है। सवाल की रिक्वायरमेंट में हमसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है, लेकिन वर्किंग के लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट भी प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो एक दफा सवाल को खुद से भी रीड कर ले फिर मैं इसे सॉल्व करवाता हूं। चलिए सर यहां देखिए मैं सॉल्व करवा देता हूं इस सवाल को। हम एडजस्टमेंट्स की सीक्वेंस में चले या ट्रायल बैलेंस की सीक्वेंस में चले जैसे हमारे लिए कंफर्टेबल हो। सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 1 में हमारे पास ब्रेकअप ऑफ रिस्ट्रिक्टेड फंड इज एज फॉलो। हमारे पास अगर आप ट्रायल बैलेंस में देखें तो जनरल फंड्स का ओपनिंग आ रहा है 332 और रिस्ट्रिक्टेड फंड्स का ओपनिंग आ रहा है 180। तो जनरल फंड्स का जो ओपनिंग है 332 ये तो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में ओपनिंग आ जाएगा। एसेट 1 जनवरी 21 332। ठीक है। ट्रायल बैलेंस में जो रिस्ट्रिक्टेड फंड का ओपनिंग आ रहा है वो आ रहा है 180, लेकिन जब हमने 180 को देखा तो इसमें से 120 हॉस्पिटल के अगेंस्ट था, 60 रिसर्च फंड्स के अगेंस्ट था। हॉस्पिटल के अगेंस्ट जो हमारी कंट्रीब्यूशन है वो एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर द परचेज ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट है। तो जब हमारे पास एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर द परचेज ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट हो तो इसे हम डेफर करके जैसे जैसे एसेट को डेप्रिशिएट करते हैं वैसे वैसे इसे हम अमोर्टाइज करके इनकम रिकॉर्ड कर रहे होते, तो ये आपके ओपनिंग फंड में नहीं आएगा। इसके अलावा एक इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड है जिसका ओपनिंग है 60, तो हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड फंड में सिर्फ ये 60 नजर आ रहा होगा। अब सवाल ये होता है कि जो हमारे पास हॉस्पिटल वाली कंट्रीब्यूशन है उसका हम क्या करेंगे। देखिए हमारे पास जो हॉस्पिटल फंड है जो कि बेसिकली एक डेफर्ड कंट्रीब्यूशन है, इसका ओपनिंग 1 जनवरी 21 पे हमारे पास 120। इसकी भी हम एक मोमेंट साथ साथ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 में सिर्फ ओपनिंग दिया हुआ था तो मैंने अकॉर्डिंगली ओपनिंग्स को प्लॉट कर दिया। पॉइंट नंबर 2 में कहता है कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड इंक्लूड 55 मिलियन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल। आपको टोटल जो कंट्रीब्यूशन रिसीव हुई है उसमें से 55 हॉस्पिटल के लिए है। तो अगर आप अपने पास ट्रायल बैलेंस देखें तो हमें टोटल कंट्रीब्यूशन कितना रिसीव हुआ है 281 में से 55 का कंट्रीब्यूशन हॉस्पिटल के लिए, तो बाकी जनरल फंड के लिए होगा। तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कंट्रीब्यूशन दिखा देता हूं 281 माइनस 55 226 और बाकी का जो 55 का कंट्रीब्यूशन है वो हम हॉस्पिटल की डेफर्ड कंट्रीब्यूशन में ले जाते हैं।
ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 3 में पॉइंट नंबर 3 में कहता है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी आल्सो रिसीव कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 65 मिलियन फॉर द हॉस्पिटल बिल्डिंग व्हिच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कह रहे 65 मिलियन का हमें कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिला जिसे हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर आप ट्रायल बैलेंस में देखें तो एक CWIP हॉस्पिटल बिल्डिंग आ रहा है, इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? इसका ओपनिंग बैलेंस है 335। अब अगर कोई बंदा आपको कंट्रीब्यूशन देता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, हॉस्पिटल बिल्डिंग के लिए, तो आप एंट्री क्या पास करते हो? कैश डेबिट डेफर्ड कंट्रीब्यूशन ऑन अकाउंट ऑफ हॉस्पिटल क्रेडिट। जैसे कि सवाल में 55 रुपए, ये जो 55 रुपए है ये हमें कैश की मद में कंट्रीब्यूशन मिला है अगेंस्ट दी हॉस्पिटल बिल्डिंग, हमने एंट्री क्या पास की होगी? कैश डेबिट डेफर्ड कंट्रीब्यूशन ऑन अकाउंट ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग क्रेडिट। इसी तरह अगर आपको कोई कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल दे दे, कि इससे बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कीजिएगा, तो हमारी एंट्री क्या बननी चाहिए? इन्वेंट्री या CWIP डेबिट और डेफर्ड कंट्रीब्यूशन ऑन अकाउंट ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग क्रेडिट। इन्वेंट्री या CWIP डेबिट और डेफर्ड कंट्रीब्यूशन इन द ऑन अकाउंट ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग। तो हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन की मद में मटेरियल आया कितने का था? 65। इससे हमारा CWIP का बैलेंस बढ़ जाएगा और दूसरी तरफ हमारे पास कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल, हमारा जो हॉस्पिटल का डेफर्ड कंट्रीब्यूशन है वो भी 65 से बढ़ रहा होगा। CWIP डेबिट डेफर्ड कंट्रीब्यूशन क्रेडिट। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 में कहता है कंपनी हैज कंप्लीटेड द हॉस्पिटल बिल्डिंग ऑन 1 अप्रैल 2021। कह रहा है जो हॉस्पिटल बिल्डिंग है ना ये हमारी 1 अप्रैल 2021 पे कंप्लीट हो गई, तो यानी कि हमारी हॉस्पिटल बिल्डिंग कंप्लीट, हमारा इसका टोटल फंड का बैलेंस अब क्लोज होने लगा है कितना? 400। ये आ गई हमारे पास कंप्लीटेड बिल्डिंग और ये हमारे पास आ गया ओवरऑल बैलेंस 240। ठीक है। फिर हमें कहता है डेप्रिसिएशन इज चार्ज एज फॉलो। हॉस्पिटल को आपने 5% स्ट्रेट लाइन डेप्रिशिएट करना है, सर अगर 5% स्ट्रेट लाइन डेप्रिशिएट करना है तो उसका मतलब है 20 साल की लाइफ। अगर 5% स्ट्रेट लाइन डेप्रिशिएट करना है तो मैं कह सकता हूं 20 साल की लाइफ। तो मैं अपने पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करता हूं, 400 डिवाइडेड बाय 20 कर दें या मल्टीप्लाई बाय 5% कर दें, एक ही बात है, मल्टीप्लाई बाय 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 दिसंबर 21 तक। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 15। तो ये हमारे पास रह जाएगा 385 ना। ये हमारे पास बिल्डिंग आ गया एज एट 31 दिसंबर 21। अब चूंकि ये बिल्डिंग 5% यानी कि 20 साल पे डेप्रिशिएट होनी है और 9 महीने डेप्रिशिएट हो चुकी, तो इसके बैक पे जितना प्रोपोर्शनेट डेफर्ड कंट्रीब्यूशन था वो भी आपका इनकम का पार्ट बनना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं कि कंट्रीब्यूशन इनकम कैलकुलेट करता हूं। कैसे? 240 डिवाइडेड बाय 20 कर दें या इंटू 5% इंटू 9/12 9। तो हमारे पास एज एट 31 दिसंबर 21 का बैलेंस आ जाएगा 220 231। अब मैं साथ साथ चीजों को वर्कआउट करता जा रहा हूं तो प्लॉट भी करता रहता हूं। सर हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा कंट्रीब्यूशन हॉस्पिटल दैट इज 9 और डेप्रिसिएशन हॉस्पिटल दैट इज 15। हमारी बैलेंस शीट पे क्या जाएगा? सर एक तो हॉस्पिटल बिल्डिंग हमारी नॉन करेंट एसेट में जाएगी,
कितना सर 385, और हमारे पास जो डेफर्ड कंट्रीब्यूशन है वो हमारी लायबिलिटीज में जाएगा। अच्छा, अब जो डेफर्ड कंट्रीब्यूशन है वो लायबिलिटीज में तो जाएगा, लेकिन वो भी करंट नॉन करंट में बाइफरकेट होगा। तो मैं डेफर्ड कंट्रीब्यूशन ये कैसे कैलकुलेट करें? देखिए टोटल 240 है और ये 5% पे अमोर्टाइज हो रहा है, तो अगले 12 महीनों में 1 साल की अमोर्टाइजेशन आएगी। तो अगर मुझे करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करना है तो 240 का 5% कर दें, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, 231 का नहीं, स्ट्रेट लाइन मेथड है, यानी कि हर बार 5% कॉस्ट पे लगेगा, ओरिजिनल वैल्यू पे लगेगा, यानी कि 12 करंट में। टोटल हमारे पास डेफर्ड कंट्रीब्यूशन कितना रह गया है? 231 में से 12 करंट है, तो बाकी का नॉन करंट है 219। क्या ये समझ आता है हमें? इसके बाद पॉइंट नंबर 5 में अदर फिक्स एसेट के बारे में कह रहा है। अदर फिक्स एसेट के बारे में अगर मैं ट्रायल बैलेंस में देखूं तो हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट आ रहा है 320 की कॉस्ट, 100 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इस पे डेप्रिसिएशन का रेट कितना है सर? इस पे डेप्रिसिएशन का रेट है 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ऐसा ही है ना? तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं इस पे। कैसे सर? 320 की कॉस्ट माइनस 100 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसमें कोई एडिशन डिलीशन तो नहीं है ना, मैंने खा लिया नहीं? तो 320 की कॉस्ट माइनस 10 इंटू 10%, कितना? 22 का डेप्रिसिएशन यहाँ के। और हमारी बैलेंस शीट पे क्या जाएगा सर? हमारी बैलेंस शीट पे मेडिकल इक्विपमेंट 320 की कॉस्ट, 100 का ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और माइनस 22 इस साल का डेप्रिसिएशन, क्योंकि जब आप 22 से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे तो आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 100 से बढ़कर 122 हो जाएगा ना। तो 320 माइनस 100 माइनस 22 198। अब एडजस्टमेंट सारी हो चुकी है, ट्रायल बैलेंस की चीजों को मुनासिब करना है। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हॉस्पिटल बिल्डिंग आ रहा था, इसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद कैश एंड बैंक आ रहा है 60, इसे मैं करंट एसेट में प्लॉट कर देता हूं। इसके बाद हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है मेडिसिन एंड सप्लाईज, इसे भी मैं करंट एसेट में मेडिसिन एंड सप्लाईज, दैट इज 14। इसके बाद हमारे पास कंट्रीब्यूशन रिसीव आ रहा है, इसे हम देख चुके हैं। जनरल फंड का ओपनिंग आ रहा है, उसे हम देख चुके हैं। मेडिकल एंड इक्विपमेंट उसे हम देख चुके हैं। मेडिसिन एंड सप्लाईज यूज्ड, मेडिसिन एंड सप्लाईज यूज्ड, तो ये हमारा क्या करना है? इसका एक्सपेंस है। तो मेडिसिन एंड सप्लाईज यूज्ड, दैट इज 76। इसके बाद अदर एक्सपेंडिचर, ये तो एक्सपेंडिचर ही है 19। इसके बाद पेबल्स, पेबल्स हमारी लायबिलिटी है 17, करंट में शो कर देता है। इसके बाद रिसर्च कॉस्ट। अब देखिए रिसर्च के लिए हमने स्पेसिफिक एक फंड बनाया था, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड बनाया था। क्या मैं उस रिसर्च फंड के इनकम एक्सपेंडिचर्स यहां दिखा रहा हूं? क्या मैं उस रिसर्च फंड के इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स यहां दिखा रहा हूं? नहीं, वो मैं सेपरेटली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट में दिखा रहा हूं। तो इसका मतलब है कि रिसर्च फंड से पर्टिनेंट जो भी खर्चा है वो हमारे पास यहीं पे एज फंड यूटिलाइजेशन आएगा। सर ये कितना है? 33। तो ये हमारे रिसर्च फंड से ही 33 नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद ट्रायल बैलेंस में रिस्ट्रिक्टेड फंड का ओपनिंग आ रहा है, इसे हम देख चुके हैं। सैलरीज आ रहा है, सैलरीज भी एक्सपेंस है। अब देखिए इस सवाल में अगर आप गौर करें ना तो आपको जितनी भी एक्सपेंसेस दिए ना, सैलरीज एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, मेडिकल एंड सप्लाईज या अदर मेडिकल इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन, हमारे पास डेफरल फंड मेथड में सेपरेट फंड क्रिएट होते हैं इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। जो एक्सपेंसेस जनरल फंड से पर्टेन करते हैं उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं, और जो एक्सपेंसेस हमारे इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड या एंडोमेंट फंड से पर्टेन करते हैं उसे हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में एज अ फंड यूटिलाइजेशन बताते हैं।
लास्ट क्लास में जो हमने सवाल किया था उसमें हमारे पास सैलरीज, रेंट एंड रेट्स एंड यूटिलिटीज एक्सपेंस आ रहा था, उसका ब्रेकअप बताया हुआ था कि इतना इतना सैलरी, इतना इतना रेंट, इतना इतना यूटिलिटीज जनरल से पर्टेन करता है, उससे मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में माइनस किया था, और इतना इतना सैलरीज, इतना इतना रेंट, इतना इतना यूटिलिटीज हमारी ट्रेनिंग एंड जिम से पर्टेन करता था, तो उसे मैंने ट्रेनिंग एंड जिम के रिस्ट्रिक्टेड फंड में एज अ फंड यूटिलाइजेशन दिखाया था। इस सवाल में आपको ये सारी जो एक्सपेंसेस दिए ना, इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं है कि ये किससे पर्टेन करता है, तो फिर हमने इसको क्या कंसिडर कर लिया, ये सारा हमारा जनरल फंड से पर्टेन करता होगा। तो आई गेस कि मैंने सवाल की इंफॉर्मेशन को सारी मैनेज कर लिया, सिर्फ एक बात रहती है कि पॉइंट नंबर 1 के सेकंड रॉ में लिखा था कि एज पर द बोर्ड रेजोल्यूशन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अलोकेट 20% ऑफ द सरप्लस ईच ईयर टू रिसर्च फंड। ये हमारा एक इंटरनल ट्रांसफर है, ये हमारा एक इंटरनल ट्रांसफर है कि हम हर साल सरप्लस का 20% रिसर्च फंड में अलोकेट करेंगे, तो इसे हम यहां दिखा देंगे। सर हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम और एक्सपेंसेस आ गए 235, एक्सपेंसेस का टोटल 185, तो हमारे पास सरप्लस आ रहा है 50। अब सरप्लस को हम क्या करेंगे सर, सरप्लस को हम चेंजेस इन नेट एसेट्स में लेके जाएंगे, तो यहां पे मैं सरप्लस दिखा देता हूं 50, और इसी सरप्लस का जो 20% है वो हमारा इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड में ट्रांसफर हो जाएगा। 50 का 20% मेरा ख्याल है 10, तो 10 जनरल फंड से माइनस करके रिसर्च फंड में पॉजिटिव कर देंगे, तो हमारे पास इन दोनों फंड्स का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा एज एट 31 दिसंबर 21 372.37 सही है, और ये 409। अब इसे अपनी बैलेंस शीट में ले जाएं तो हमारे पास फंड में एक तो जनरल फंड आएगा दैट इज 372, एक हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड फंड आएगा दैट इज 37। हमारे पास टोटल फंड का अमाउंट नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, तो ये तो हो जाएगा 39, 29, ये 409, और नॉन करंट एसेट्स का टोटल और करंट एसेट्स का टोटल। अब अगर मैंने सही किया ना, मेरे पास स्पेस थोड़ा सा नहीं है यहाँ पे, तो हमारे करंट नॉन करंट एसेट्स का टोटल कितना आ रहा है 583 प्लस 74 657, तो हमारे पास फंड, करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज का टोटल भी 657 ही होना चाहिए है। तो यहाँ तक हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। कॉपी करें इसे, तो फिर हम रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड देखते हैं हम।